स्टूडेंट्स, बीएड प्रथम वर्ष में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसका जो पहला पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसके अंतर्गत चौथी यूनिट हमारी चल रही है, फोर्थ यूनिट। और उसमें आज हम पढ़ेंगे जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड जो भाग है उसमें जो सर्व शिक्षा अभियान एक प्रोग्राम चलाया गया भारत सरकार की तरफ से, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वैसे तो काफी प्रोग्राम चले हैं जब से हमारा भारत आजाद हुआ है। भारत आजाद होने के बाद में प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी करनी, उसको लागू करना, उसमें क्या क्या प्रोग्राम चलाने हैं जिससे हमारी जो ये कार्यक्रम है सुचारू रूप से चल सके प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है भारत सरकार की थी और विभिन्न प्रकार के उन्होंने जो है प्रोग्राम चलाए उसको करने के लिए, है ना, प्राथमिक शिक्षा को उचित रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन फिर भी उसमें हमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय पढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की अभी कहाँ जरूरत पड़ी, कैसे जरूरत पड़ी इसमें। तो इसमें कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ है और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ है। और संविधान लागू होते ही उन्होंने शिक्षा के ऊपर एक डिक्लेरेशन किया है कि आज जो है, यानी कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ है, तो आज से 10 वर्ष के भीतर जो है हम पूरे भारत के जितने भी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से हैं, रंग भेद किसी से भी हो, किसी भी क्षेत्र से हो, है ना, किसी के भी एरिया से हो, तो उन सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क जो है उपलब्ध कराई जाएगी आने वाले 10 साल में, है ना। यानी कि एक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है हमारी, कहीं कहीं पर इसको जूनियर हाई स्कूल भी बोला जाता है, कुछ प्राथमिक शिक्षा बोला जाता है कहीं पर, है। तो इसके लिए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा आने वाले 10 सालों में जो है हम ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। 1951 से फिर हमारे देश में योजनाबद्ध कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। जैसे हमारी योजनाएं चलती थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, सभी पंचवर्षीय योजनाओं में मतलब शिक्षा के ऊपर भी कार्य किया गया है, कृषि के ऊपर भी कार्य किया, जो हमारे उद्योग धंधे थे उन सब के ऊपर भी कार्य किया गया। यानी कि पूरे भारत का जो एक स्ट्रक्चर है उसको एक विकसित रूप देने के लिए हर संभव में प्रयास किया गया है। और इसी योजना में भी 1957 में केंद्र ने एक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, जिसका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन कैपिटल AICTE का गठन किया गया। और इसको काम क्या दिया गया, इसको काम दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा का जितना भी आप उन्नयन कर सकते हो, विकास कर सकते हो, उसकी प्रगति प्रोग्रेस कर सकते हो, उसमें जो भी खामियां हैं कमियां हैं उसको आप दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इस परिषद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी कुछ परिवर्तन भी किए हैं, सुझाव भी किए हैं, है ना। परिणाम स्वरूप इनके प्रसार में फिर तेजी भी आई है। उसके बाद फिर आपका कोठारी कमीशन आता है 1964 में, तो उसने भी पूरी शिक्षा के ऊपर अपने सुझाव दिए हैं। और उसमें शिक्षा के ऊपर जो है एक महत्वपूर्ण सुझाव ये था कि शैक्षिक अवसरों की समानता सभी को दी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सभी के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकार का ध्यान जो है पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और कबीलों के जो बच्चों की शिक्षा की ओर उन्होंने आकर्षित किया है। और साथ ही प्राथमिक स्तर पर होने वाले जो अपव्यय अवरोधन था उसको रोकने का भी बहुत प्रयास किया है और काफी हद तक उसमें इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। और इसी आधार पर फिर 1968 में फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है ना, उसमें भी यही सुझाव दिए गए हैं, उनके प्रयासों को भी माना गया है, उससे भी काफी सफलता मिली है। प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में उसका प्रसार, उसको व्यापकता मिली है काफी उसमें, है ना। फिर 1979 में 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए
फिर एक निरौपचारिक प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कैपिटल NFE शुरू की गई है इसमें। और फिर उसके बाद में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, है ना। तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात कही है, उसमें ब्लैक बोर्ड योजना चलाने की बात कही है। उसमें ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत हमारे जो प्राथमिक स्कूल थे उन प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए, उनकी स्थिति सुधारने के लिए, स्थिति सुधरेगी तो प्राथमिक शिक्षा का प्रसार होगा तो बच्चे उसमें पढ़ने के लिए आएंगे, आकर्षित होंगे। जब दशा सुधरेगी कॉलेज की तो आकर्षित होंगे तो एनरोल होंगे, उसमें अपने को एडमिशन कराएंगे, फिर बच्चे इसमें पढ़ेंगे, साक्षर होंगे। तो इसके लिए प्रोग्राम चलाया गया था, है ना। उसके बाद 1990 में थाईलैंड में एक सबके लिए शिक्षा के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में विश्व के सभी देशों ने भाग लिया था और विश्व के सभी देशों ने फिर मिलकर के सबके लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा की गई थी इसमें। तो परिणाम स्वरूप संसार की शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े सभी देशों में आधारभूत शिक्षा के लिए फिर प्रयत्न भी किए गए हैं, उसमें तेजी भी आई है। और हमारे देश भारत में भी फिर 1994 में उसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो थाईलैंड में एक प्रोग्राम हुआ था सबके लिए शिक्षा, तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जो जिले थे उन्होंने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, कैपिटल DPEP वो शुरू किया गया है। फिर उसके बाद में 15 अगस्त 1995 को आपका पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम ये शुरू किया गया है। और इसे सामान्यतः मध्याह्न भोजन योजना, है ना, मिड डे मील योजना या मिड डे मील स्कीम कहा जाता है। इन सब प्रयासों के बाद भी हम सन 2000 तक, यानी कि इससे पहले के कार्यक्रम सारे के सारे कार्यक्रम जो है आपकी प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड के प्राथमिक शिक्षा को प्रसारित करने के लिए, उसको उन्नयन करने के लिए, उसकी प्रगति करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको विस्तारित करने के लिए सारे के सारे प्रयास किए गए हैं। लेकिन 2000 में फिर जब सर्वे कराया गया है तो सर्वे में ये देखा गया है कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराने में अभी भी हम लोग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। 100% जो है हमारी जो एक सुविधा देनी थी बच्चों को कि उनके पास में विद्यालय होने चाहिए। विद्यालय अगर है तो आसपास के जितने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे हैं, चाहे लड़कियां चाहे लड़कियां हैं, सबको वहां पर उन विद्यालयों में एडमिशन होना चाहिए था। एडमिशन के बाद में फिर वो अपनी शिक्षा को पूरी करे बगैर वहां से ना छोड़ करके जाए, बीच में ना छोड़ करके जाए। और जितने बच्चे वहां पर रह रहे हैं हर साल जो है वो पास होने चाहिए, सक्सेसफुल होने चाहिए। तो उसमें हमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है ना। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि नवंबर 2000 में फिर एक भारत सरकार की तरफ से सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कार्यक्रम लागू किया गया, मंजूर किया गया है और जिसे जनवरी 2001 में शुरू किया गया, यानी कि आपका मंजूर किया गया है 2000 में, नवंबर 2000 में, और जनवरी 2001 में से शुरू किया गया है। अब देखते हैं इसमें कि कोई भी कार्यक्रम हम जब शुरू करते हैं तो उस कार्यक्रम को शुरू करने के कुछ उद्देश्य होते हैं, हमारे कुछ पर्पज होते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के कुछ उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। सर्व शिक्षा का मूल उद्देश्य वैसे तो अनिवार्य एवं प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रारंभ में इसके 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। यानी कि एक तो प्रमुख लक्ष्य क्या है इसका कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाना चाहिए। सार्वभौमिकरण यानी कि पूरे भारत में जितने भी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के हमारे जितने बच्चे हैं सबको इस अभियान से जोड़ा जाना चाहिए। सारे इस अभियान में जुड़ करके प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क ले, अनिवार्य रूप से ले, कोई भी बच्चा इस प्रोग्राम से छूटे नहीं। तो उसके लिए कुछ इन्होंने लक्ष्य रखे हैं अपने, क्या है? नंबर 1 कि 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। यानी कि 2003 का मतलब ये होगा कि 1, 2, 3 साल के अंदर हम अपने प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम को सर्वसुलभ बनाने की कोशिश करेंगे।
नंबर 2 था इसमें 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना, यानी कि 2007 तक हमारा लक्ष्य ये होगा कि कक्षा 5 तक की जो हमारी शिक्षा है वह सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। सन 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना, 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा इनके उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की। तो 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना। और चौथा इसका जो लक्ष्य था प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाना, उसका स्टैंडर्ड बढ़ाना, उसका जो पाठ्यक्रम है वो एक व्यवहारिक हो, सैद्धांतिक के साथ साथ में टीचर्स जो है और अपॉइंट किए जाने चाहिए। और टीचर जो शिक्षण नीतियाँ, उनकी शिक्षण तकनीकियाँ हैं उसमें आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन परिवर्तन किया जाना चाहिए। जो प्राथमिक स्कूल है उनकी दशा में सुधार होना चाहिए, उनमें आवश्यक जितने टीचर है वो अपॉइंट होने चाहिए, आवश्यक जो कमरे हैं बच्चों के हिसाब से वो वहाँ पर बनने चाहिए, उनमें जो साज सज्जा का सामान है वो सर्वसुलभ वहाँ पर होना चाहिए। परंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति 2015-16 तक भी प्राप्त नहीं हो पाई थी। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि 2016-17 में इस अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या रखे हैं इन्होंने। पहला है प्राथमिक शिक्षा की 100% सुविधा, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी देनी है वो 100% देनी है सभी बच्चों को। दूसरा इन्होंने कहा है प्राथमिक शिक्षा के 100% नामांकन, यानी कि अब स्कूल तो खुल गए हैं तो वहाँ पर नामांकन भी होना चाहिए, बच्चों का एनरोलमेंट भी वहाँ पर होना चाहिए। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा के 100% वहाँ पर धारणा, उनको रोके रखना, रिटेंशन, बच्चों को वहाँ पर रोके रखना। जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है अपने बच्चे कम से कम अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद भी स्कूल से छुट्टी लेंगे या छोड़ करके वहाँ से जाएंगे। अगर स्कूल कक्षा 5 तक का है तो कक्षा 5 तक अपना पूरा पाठ्यक्रम करके तब वहां से जाएंगे। कक्षा 8 तक का स्कूल है तो कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूरी करके तब वहां से वो उसको छोड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें प्राथमिक शिक्षा की 100% सफलता। सफलता का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, हर क्लास में जितने भी बच्चे हैं, जैसे मान 15 है, 20 है, 30, 35 जितने भी हैं, तो सभी जो है अपना जो वार्षिक परीक्षा होती है सभी बच्चे उसमें पास हो जाए और अगली क्लास में वो प्रवेश में अगली क्लास में प्रमोट होने चाहिए। और पांचवा इसमें था कि प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता जो है प्रगति होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो बढ़ानी चाहिए, उसका विस्तार किया जाना चाहिए। तो ये इसके कुछ उद्देश्य रखे गए थे। अब हम चलते हैं इसमें सब शिक्षा अभियान की वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था, उसके बाद में उसका प्रशासन कैसे चलेगा, प्रशासन व्यवस्था, ये आपका कार्यक्रम है। सबसे पहले हम सर्व शिक्षा अभियान, कोई भी हमारा कार्यक्रम चलता है, कोई भी छोटा प्रोग्राम हो चाहे आपका बड़ा प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाती है। और एक्टिविटी किसी माध्यम से की जाती है, कुछ साधन हो गए हमारे पास, कुछ संसाधन हो गए हमारे पास, तो उन संसाधनों के लिए हमारे पास जो है पैसा होना चाहिए, धन संपत्ति होनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि उसमें उस कार्यक्रम में जो मैन पावर लगेगी, मैन पावर के साथ में कुछ शिक्षण सहायक सामग्री भी लगेगी। मैन पावर कौन होंगे, टीचर होंगे हमारे, है ना, या छात्र होंगे हमारे जो है, या स्कूलों से संबंधित नॉन टीचिंग स्टाफ होगा तो उनकी सैलरी होगी है, स्कूलों की डेवलपमेंटरी या मेंटेनेंस के लिए पैसा हो गया है, या जो साज सज्जा उसमें सामान आएगा, है ना, स्कूलों में रखने के लिए उससे संबंधित पैसा हो गया है। तो कुल मिलाकर के वो जो पैसा खर्च होगा तो वो कहाँ से आएगा, तो वही वित्त व्यवस्था है। तो वित्त व्यवस्था के बारे में इसमें क्या कार्यक्रम था, यह वैसे तो अगर देखा जाए तो केंद्रीय और प्रांतीय, हर स्टेट के और केंद्र की मिली हुई साझा व्यवस्था की साझा कार्यक्रम था। तो इसमें अगर हम 90 पंचवर्षीय योजना जो हमारी 1997 से 2002 तक चली है, उस दौरान जो है इस योजना पर जो है
दोनों ने खर्चा उठाने की अपनी जिम्मेदारी ली गई थी और इसमें शुरुआत में 85 और 15 का अनुपात लेकर के चल रहे थे। यानी कि अगर 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है तो 1 लाख में से 85,000 जो है केंद्र सरकार वहन करेगी और 15,000 जो है राज्य सरकार उसमें वहन करेगी। लेकिन फिर जैसे आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है, उस 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये थोड़ा सा बदलाव किया गया है। वहां 85% से 75% पर केंद्र सरकार आ गई है और वहां जहां 15% पे राज्य सरकारें थी वहां वो 25% पर आ गई है। यानी कि अगर 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है तो 75,000 रुपए केंद्र सरकार कर देगी खर्च और 25,000 जो है राज्य सरकार उसमें खर्च करेगी। लेकिन जैसे ही आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू होती है उसमें और चेंजेस किया गया है। उसमें चेंजेस ये किया गया है कि दोनों ही सरकारें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही 50-50 की रेशो में वहां पर दोनों का खर्च करेंगे। यानी कि अगर 1 लाख रुपए इस प्रोग्राम पर खर्च होता है तो 50,000 केंद्र सरकार और 50,000 राज्य सरकार इस पर खर्च करेगी या वहन करेगी। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम चलता रहा है और जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है ना, या जम्मू कश्मीर था उस समय की बात की है, तो इसमें जितना भी पैसा खर्च होगा केंद्र शासित प्रदेशों में वो सारा का सारा केंद्र सरकार ही उस खर्चे को वहन करेगी। उसमें राज्य का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो सारा का सारा वहन वो केंद्र के ऊपर ही आ जाता है। अब बात आती है प्रशासन व्यवस्था। प्रशासन व्यवस्था का मतलब यह है कि जितना भी आपका आंतरिक या आपका बाहरी जो कार्य होता है उस कार्य को कौन संभालेगा, किस प्रकार से किया जाएगा, है ना। राज्य सरकारें किस तरह से करेंगी, केंद्र सरकार किस तरह से करेगी, राज्य सरकार जो है वो कौन सी उसमें समितियां बनाएगी। देखिए कुछ अपना जैसे ये प्रोग्राम हमारे गांव में चलते हैं तो गांव से लेकर के राज्य सरकार की जो राजधानी होती है राज्य की उस तक वहां पर जो हमारे मंत्री लोग बैठते हैं उस तक पहुंचने के लिए कुछ बीच में कुछ कड़ियां बनेंगी, कुछ समितियां बनेंगी, कुछ सभाएं बनेंगी ना, तो वो प्रोग्राम कैसे चलेगा उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब यह केंद्र और प्रांतीय सरकारों द्वारा चलाया जाने वाला वैसे तो साझा अभियान है। प्रांतीय सरकारें इसके लिए बजट बनाती हैं और केंद्र सरकार के पास में भेजती है। यानी कि जो अपनी आवश्यकता होती है, जो अपनी डिमांड होती है ना, छात्र से रिलेटेड, स्कूलों से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड जो भी उनकी मांग होती है, आवश्यकता होती है, उसकी एक बजट बना करके वो केंद्र सरकार को भेजा जाता है। फिर केंद्र सरकार जो है प्रस्तावित बजट पर पास करती है, उसकी सर्वे कराती है, जांच कराती है। जांच कराने के बाद में फिर पास करके अपने हिस्से की जो धनराशि है वो सीधे प्रांतीय सरकारों को ट्रांसफर करती है। यानी कि जितना उसे पैसा देना होता है वो पैसा उनको देती है। फिर प्रांतीय सरकारें इसमें अपने हिस्से की हिस्सेदारी मिलाकर के धनराशि मिलाती है इसमें, है। तो प्रांतीय सरकारें फिर आगे कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को आगे, यानी कि उन्होंने तो बजट बना करके दे दिया, उधर से पास होकर के पैसा भी आएगा। अब प्रांतीय सरकारें और राज्य सरकार ने पैसा इकट्ठा कर लिया है। अब क्या काम करना है, अब प्रत्येक जिला जो होता है प्रत्येक जिले में एक सर्व शिक्षा समिति बनाई गई है। प्रत्येक जिले में सर्व शिक्षा समिति बना दी गई है। उस सर्व शिक्षा समिति में जो आपका डीएम होते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, है ना, और भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, मंडल स्तर के अधिकारी होते हैं, उन सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो वो पैसा वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जिला सर्व शिक्षा समितियां फिर आपके जो स्थानीय निकाय होते हैं, है ना, ग्राम पंचायत है, आपकी न्याय पंचायत है, फिर ग्रामों में स्थित विद्यालयों की प्रबंध समितियां हैं, उनको वो पैसा वहां पर ट्रांसफर करके उनके खाते में वो पैसा आता है। तो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सर्व शिक्षा समिति और प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय सर्व शिक्षा समिति और जिला स्तर पर जिला सर्व शिक्षा समिति और विद्यालय स्तर पर विद्यालय की जो प्रबंध समितियां हैं और इस योजना के संचालन और निगरानी के लिए सारे के सारे अपने उत्तरदायी होते हैं। अपने अपने क्षेत्र में जो उनका कार्य होता है, जो उनका उत्तरदायित्व होता है, अपने उत्तरदायित्व को अपने कार्य को बखूबी दोनों निभाते हैं जो भी समितियां बनाई गई है। अब अगर हम देखें कि सर्व शिक्षा अभियान के घटक क्या हैं, इसके घटक या कंपोनेंट बोला जाता है।
या तत्व बोले जाते हैं। प्रारंभ में यह अभियान जो है स्वतंत्र रूप से चलाया गया था, मतलब अकेला ही प्रोग्राम था, सर्व शिक्षा अभियान को नाम दिया गया है। परंतु आगे चल करके वे सभी योजनाएं इससे जोड़ दी गई है जो प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए, उसके प्रसार के लिए अपने अपने क्षेत्र में वो काम कर रही थी है या चलाई जा रही थी। तो वे कौन कौन सी योजनाएं जो थी इसमें जो चलाई जा रही थी वो जुड़ गई इसमें। सबसे पहले तो आप इसमें शिक्षा गारंटी योजना, शिक्षा गारंटी योजना पहला जो आता है इसमें, शिक्षा गारंटी योजना। ये आपकी 1 अप्रैल 2001 को, वैसे तो कब शुरू की गई थी, 1975 में शुरू की गई निरौपचारिक शिक्षा को शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नई तरह की शिक्षा के रूप में परिवर्तित करके इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इसे संक्षेप में शिक्षा गारंटी योजना कहते हैं। यानी कि 1 अप्रैल 2001 को जुड़ गई, 2001 को ये जुड़ गई है इससे। दूसरा है आपका ब्लैक बोर्ड योजना, दूसरा घटक ब्लैक बोर्ड योजना। ब्लैक बोर्ड योजना ये 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें एक कार्यक्रम था प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधारने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, है ना। तो 2003 में फिर ये सर्व शिक्षा अभियान का घटक बन गया है और इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है। इसके द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसमें सुधार किया जाता है। यानी कि 2003 में जुड़ गया है। तीसरा जो था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ये 1992 में डीपीपी को बोला जाता है। 1992 में बोला, सॉरी 1994 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और 2009 में इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया है। इसके लिए भी अलग से बजट का प्रावधान है। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े जिले होते हैं उनमें चलाया जा रहा है और मुख्य रूप से जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। तो ये आपका 2009 में जुड़ गया है। 2009 में ये सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ गया। मध्याह्न भोजन योजना, चौथा जो है मिड डे मील या मध्याह्न भोजन योजना। ये 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी और 2007 में सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दी गई है। 2007 में सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया है। इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान है और वर्तमान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें जो है 75:25 के अनुपात में ये वहन करती है खर्चे को। शिक्षा सत्र 2014-15 तक यह योजना 11.58 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों एवं शिक्षा गारंटी केंद्रों में लागू हो चुकी थी। और 5वां इसका जो घटक है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। 5वां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय
योजना। यह योजना जो है जुलाई 2004 में शुरू की गई थी और 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया है। इस योजना के लिए भी अलग से बजट का प्रावधान है और वर्तमान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें 50-50 के रेशो में अनुपात में इसका जो व्यय है खर्च है वो वहन करती है। इस योजना के द्वारा देश की दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाली लड़कियां उनके लिए आवासीय उच्च प्राथमिक शिक्षा विद्यालय खोले गए हैं और शिक्षा सत्र 2015-14 सत्र का इस योजना के अंतर्गत जो है 3593 कस्तूरबा बालिका विद्यालय जो है पूरे भारत में खोल दिए गए, यानी कि 2007 में ये जुड़ गई है। 2007 में ये जुड़ गई है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने सर्व शिक्षा अभियान का सामान्य परिचय पढ़ा है, उद्देश्य पढ़े हैं, इसकी वित्त व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, इसकी प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, इस सर्व शिक्षा अभियान के घटक कौन से हैं, कंपोनेंट कौन से हैं, ये हमने पढ़े हैं।